कांग्रेस में राजस्थान में गुटबाजी है, लेकिन आरोप ये लगता है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है। ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है, वो यही करेंगे, उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय आरोप लगाने। आप सांसद हैं, इंडिया अलायंस पर आपका क्या कहना है? ये सारा जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी पता नहीं क्यों पकड़ी है, क्योंकि ये पक के भी इसका कुछ नहीं होगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये बड़ी कवरेज। और अब ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद हैं आज बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी, जो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। दिया जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी और नमस्कार भी सभी को। और जनता का भी अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। दिया कुमारी जी, पहला सवाल बनता है, जयपुर का राजघराना, युवा, स्मार्ट, लंदन से ग्रेजुएट, फिर भी पॉलिटिक्स में क्यों आ गई? किस चीज ने आपको मोटिवेट किया या फिर मजबूरी में राजनीति में आ गई? मैं तो ये कहूंगी कि सभी को पॉलिटिक्स में आने के लिए मुझे लगता है कि अच्छा है कि कोई भी, अगर आई थिंक आपने जैसे बताया राजघराना, एजुकेटेड, थिंक ये अच्छी बात है। सभी को, जिसके भी मन में सेवा करने की भावना है, उसको आना चाहिए, और स्पेशली यूथ को तो डेफिनेटली अब आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन, मेरी जो दादी थी गायत्री देवी जी, वो पॉलिटिक्स में थी, स्वतंत्र पार्टी में थी, और जिस तरह से मैंने देखा था कि वो आगे बढ़कर किसी को भी कोई भी समस्या होती, पॉलिटिक्स छोड़ दी थी उन्होंने जब तक मैं बड़ी हुई तब तक, लेकिन वो जो मैंने देखा सेवा की भावना उनके मन में थी, वो बिल्कुल बचपन से मैं देखती आई थी। और मेरे पिताजी, सेवा की भावना है, पद की भावना नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब एमएलए बनी, पहला चुनाव लड़ा, थोड़ा हेजिटेट भी कर रही थी कि मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में क्या करूंगी, कैसे करूंगी, लेकिन बिल्कुल जैसे ही मैं इसमें आई और फिर बहुत मेरी अच्छी जीत भी हुई, जनता का इतना स्नेह मिला, इतना आशीर्वाद मिला, उसके बाद इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ भी, जैसे किसी की अगर गांव में रोड है या पानी की समस्या है या कोई भी चीज है, जब आप उनकी हेल्प करते हो और वो काम उनका करवा देते हो ना, उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, वो देख के मुझे लगता है उससे बेटर और कोई चीज नहीं है, उससे ज्यादा खुशी और कोई चीज नहीं दे रही। ये एक सवाल मेरा है कि आप राजसमंद से लोकसभा सांसद हैं और 5 साल भी नहीं हुए हैं कार्यकाल को, और अब आप विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। एक सवाल बनता है कि ये प्रमोशन माना जाए या डिमोशन माना जाए? देखिए, पार्टी, मैं तो अपने आप को एक पार्टी का कार्यकर्ता मानती हूँ जी, और पार्टी ने जो पहली बार टिकट दी सवाई माधोपुर से, जो भरतपुर संभाग से था, जयपुर से नहीं था, वो भी मैंने बिल्कुल बहुत खुशी से वो काम किया। उसके बाद मुझे सांसद का चुनाव लड़ाया राजसमंद से, जो जहां 4 जिले लगते हैं और मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही जुड़ा हुआ है उस लोकसभा क्षेत्र से, और 3 संभाग जुड़ते हैं, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो वहां भी मैं नई थी, उससे पहले मैं वहां कभी नहीं गई थी, लेकिन आप देखिए कैसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आज मुझे जयपुर से प्रत्याशी बनाया। तो मैं तो कहूंगी भारतीय जनता पार्टी का मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, और पार्टी इतनी मजबूत है, हमारी जो कार्यकर्ता की टीम है ना, वो इतनी मजबूत है कि आप किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से भी चुनाव लड़ा दीजिए, वो चुनाव जीतेगा। लेकिन 41 सीटों में जो पहली 41 सीटें आई, उसमें आपकी सीट का निर्णय हुआ। इसको एक कैटेगरी की सीट माना जाता है, बहुत स्ट्रांग सीट, स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का। बीजेपी ने आपको इतनी मजबूत सीट दी है, आपके लिए कोई मजबूत प्लानिंग भी कर रखी है, इसका मतलब भविष्य के लिए बीजेपी ने? देखिए, मैं ये नहीं जानती क्या प्लानिंग है क्या नहीं, लेकिन बहुत अच्छी सीट है। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी सीटें, 200 की 200 सीटें मजबूत सीट थे। ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा उनके लिए सेफ सीट्स कौन सी है। अच्छा, आप कह रही है कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनके लिए सेफ सीट कौन सी है? अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि बीजेपी के लिए 200 की 200 सेफ है, कांग्रेस के लिए एक भी सेफ नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जी तो मिशन 2030 पे काम कर रहे हैं, उन्हें तो उम्मीद है कि 2023 में भी वही आएंगे और फिर 2028 में भी वही आएंगे और फिर वो तब मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए, आप लोग अभी की प्लानिंग कर रहे हैं, वो 2030 की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने, देखिए, उनके पास यही बातें हैं, उन्होंने घोषणाएं की हैं पिछले 6 महीने में, जिसमें से एक भी उनकी घोषणा अमल होने वाली नहीं है, ग्राउंड पे उतरने वाली नहीं है। दूसरा, 2030 तो बहुत दूर की बात है।
उनको इतना सोचना ही नहीं चाहिए। अभी उन्होंने 5 साल बिताए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पता नहीं उस समय क्या हालत होगी क्या नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूंगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और रहेगी 2020 भी और आगे भी। हमारी उनकी कुर्सी तो बीजेपी हिलाना चाहती थी, अमित शाह हिलाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी हिलाना चाहते थे, सचिन पायलट को आप अपने खेमे में लेना चाहते थे। वो तो बार बार बेचारे यही कहते रहे कि देखिए मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। गद्दार तो कांग्रेस के कई लोग थे, उन्होंने ये बोला। बिल्कुल भी नहीं, उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, उनके अंदर की जो ये खींचतान थी, इस वजह से राजस्थान की जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, 4.5 साल 5 साल हो गए, अब कोई भी काम नहीं हुआ राजस्थान में। सारी योजनाएं केंद्र की थी, जिसमें इन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की, उद्घाटन किए, ज्यादातर केंद्र की योजना के उद्घाटन। आप कह रहे हैं कांग्रेस में राजस्थान में गुटबाजी है, लेकिन आरोप ये लगता है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है। एक वसुंधरा गुट है, दूसरा दिल्ली वाला गुट है, और माना जाता है कि दिल्ली वाले गुट ने निर्णय लिया है कि दिया कुमारी जो है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है कि दिया कुमारी वसुंधरा जी की रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल भी नहीं, देखिए आपने अपने आप ही बोल दिया, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है, वो यही करेंगे, उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय आरोप लगाने का। सच क्या है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए कलेक्टिवली बीजेपी लड़ रही है ये चुनाव, और कलेक्टिवली 5 साल हमने काम भी किया है, जनता के बीच रहकर काम किया है। कोविड में हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में था, इनका कोई भी नहीं था। जो इतने लोगों को राशन बांटा, 80 करोड़ जो राशन बांटे सब गरीबों को, वो मोदी सरकार ने बांटे हैं। जो सारे जो काम हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र सरकार के द्वारा हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में विपक्ष में रहकर भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जी, आप बार बार कह रही हैं कि बीजेपी में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में गुट है, हमारे में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीजेपी का चेहरा कौन है राजस्थान के अंदर? दिया कुमारी है, गजेंद्र शेखावत है, वसुंधरा राजे है, कौन है चेहरा? देखिए चेहरे के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने सभा में कहा कि कमल का फूल है, और ये डिसीजन तो वैसे भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी कि आपको भी कुछ बड़ा पद मिले, आप भी प्रदेश का नेतृत्व करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी, पहले भी दी है, अभी भी दी है, वो मैं करूंगी। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स करना भारत में एक महिला के लिए आसान है? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। आप देखिए मोदी जी ने तो आसान कर दिया, 33% रिजर्वेशन देखिए बहुत आसान कर दिया, तो इसमें आसान बिल्कुल अब ऐसा नहीं है। अब अपॉर्चुनिटीज है। मैं सांसद रही हूँ, विधायक रही हूँ, मेरे लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई मैं क्योंकि मैं महिला हूँ मेरे लिए कहीं भी मुश्किल आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे और प्रोफेशंस में है वैसे ही पॉलिटिक्स में भी अब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप राज परिवार से हैं, और एक आरोप लगाया जाता है कि राज परिवार के लोगों को क्या पता जमीनी हकीकत क्या होगी। यही बीजेपी आरोप लगाती है राहुल गांधी पर कि देखिए ये तो जिसे कहते हैं वंशवाद की राजनीति करते हैं। तो क्या उसको आप, उस आरोप को आप कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है नहीं। बहुत सारे अर्स्टवाइल रॉयल फैमिलीज आज भी पॉलिटिक्स में हैं, और कांग्रेस की ओर से भी हैं, सिर्फ बीजेपी की ओर से नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि हम लोगों का जुड़ाव रहा है हमेशा जनता से। चाहे मेरे दादाजी थे, दादी जी थी, मेरे पिताजी भी सेना में थे, और उन्होंने बिल्कुल बिना किसी शुल्क के सेना में अपनी सर्विसेज दी, और महावीर चक्र भी उनको मिला। तो ये तो, और मैंने भी वही देखा है। आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी, और राहुल गांधी ने बोला है कि ओबीसी रिजर्वेशन उसके अंदर होना चाहिए। उस विषय पर आप क्या कहती हैं? देखिए ये तो जो भी होता है आगे की बात है, इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। ये तो सब जो निर्णय है जो भी केंद्र के द्वारा होता है। बिल्कुल। और आप भगवान राम के वंशज हैं, श्री राम सनातन में बड़े आराध्य हैं, लेकिन राजस्थान में हनुमान जयंती पर शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंके जाते हैं, कांवड़ यात्राओं पे डीजे बजाने पर बैन लग जाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? जी नहीं, ये बहुत ही गलत हुआ है राजस्थान में। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति की है कांग्रेस ने, इसका जवाब तो जनता उनको देगी। और जिस तरह से ये इन्होंने रोक लगाई कि जितनी भी शोभा यात्राएं होती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन दी ही नहीं इन्होंने। तो इस तरह की चीजें करना, तुष्टीकरण करना, ये बिल्कुल गलत है। और सनातन को लेकर ये जो इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं, खासतौर पर तमिलनाडु में हमने देखा, हमने उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा, सनातन को समाप्त करने की जो लोग बात कर रहे हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल गलत है। सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सनातन हमारे देश की संस्कृति का बहुत पुराना एक भाग है। हम कैसे उसको हमारे से अलग कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने जो ये बात बोली है ये बहुत गलत है, और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा
और ये कांग्रेस के ही ये जो इनकी अलायंस है उसी के ये भाग है, उसी का पार्ट है ये। तो कांग्रेस, इसका मतलब कांग्रेस की विचारधारा भी यही है, कांग्रेस कहती है उनकी मानसिकता दर्शाता है ये सब। क्या आपको लगता है कि इस बार ये पॉलिटिकल मुद्दा भी रहेगा राजस्थान के विधानसभा चुनावों के अंदर, जिस तरह से सनातन को लेकर बयानबाजी हुई है? बिल्कुल रहेगा। सनातन पे इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने जैसे कहा कि जनता में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। कुछ ही दिन पहले जयपुर में भी, जयपुर शहर में एक प्रदर्शन भी हुआ था इसके खिलाफ, और ये जगह जगह पे कर रहे हैं इस तरह की चीजें। तो ये बिल्कुल इसमें, इस चुनाव में आप देखेंगे कि इसका बहुत इफेक्ट होगा और ये इनके लिए बहुत घातक साबित होगा। एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी फ्री की पॉलिटिक्स का विरोध करती है, कहती है कि फ्री की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत 450 रुपए का सिलेंडर देते हैं राजस्थान में। सीएम शिवराज, यानी बगल का प्रदेश है मध्य प्रदेश में, आप लोग सिलेंडर देते हैं 500 रुपए का। तो यहां पर फ्री की राजनीति है और वहां पर फ्री की राजनीति नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, इन्होंने, गहलोत जी ने इस 6 महीने में इतनी सारी चीजें फ्री में देना शुरू कर दी। चाहे बिजली की बात करें, चाहे ये सिलेंडर्स की योजना, उज्ज्वला योजना तो मोदी जी की योजना है, योजना वहीं से है, वहां से भी अच्छी कम। अभी हमारे सिलेंडर्स वैसे ही इतने कम हो गए हैं। इन्होंने क्या किया कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने रह गए हैं, अब मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि महिलाओं को मैं प्रभावित कर सकूं, उनके वोट ले सकूं। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। चाहे हम ये बात करें उज्ज्वला 500 रुपए की गैस सिलेंडर्स की, चाहे ये इन्होंने कहा है और भी कुछ फ्री में दिया है इन्होंने, लेकिन वो असलियत में ये है कि जनता तक वो पहुंचा भी नहीं है। ये मोबाइल फोन्स भी इन्होंने कहा स्मार्टफोन्स देंगे महिलाओं को। अगर मेरे क्षेत्र में मैंने वहां महिलाओं से पूछा कि आपको स्मार्टफोन्स मिले, उनको किसी को नहीं मिले, केवल 1-2 स्मार्टफोन्स दिए, वो भी पुराने जो होते हैं ना, यूज्ड मोबाइल्स, वो दिए। अच्छा, एक सवाल, बीजेपी में भी असंतोष है टिकट घोषणा के बाद, और कुछ और लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब परिवार, एक बड़े परिवार के सदस्य हैं और सब लोग सही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बागी नहीं है। पर आपको लगता है कि क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का खेल बिगड़ गया था, इस बार बीजेपी का ना बिगड़ जाए? बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीजें राजनीति का हिस्सा है, ये सब होता रहता है। लेकिन अंत में आप देखेंगे हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छी जीत होगी भारतीय। एक सवाल जो कि बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप खुद एक महिला है, क्या आप मानती हैं राजस्थान में महिलाएं सेफ है? आज की तारीख में बिल्कुल सेफ नहीं है। ये 5 साल बिल्कुल सेफ नहीं थी। बलात्कार की राजधानी बन चुका है राजस्थान। नंबर 1 इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो चुका है, नंबर 1 इन रेप्स, नंबर 1 दलित अत्याचार पे भी नंबर 1 है। बहुत सारी ऐसी चीजों में नंबर 1 है राजस्थान, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इतना क्राइम बढ़ा है, कम से कम 20 घटनाएं रोजाना, रिपोर्टेड घटनाएं राजस्थान में हुई रोजाना। तो ये जो हुआ है राजस्थान में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो मुख्यमंत्री प्रियंका जी, तो प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन एक बार भी प्रियंका गांधी एक भी इंसिडेंट में नहीं आई, एक भी परिवार को दिलासा नहीं दिया। आप उनसे पूछें, रणथंभौर आती हैं, घूमने आती हैं, हॉलिडे मनाने आती हैं, लेकिन एक बार भी किसी भी पीड़िता को या पीड़ित परिवार को मिली है क्या आके? उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया उन्होंने? एक बार भी नहीं किया। पर प्रियंका जी उत्तर प्रदेश तो चली जाती हैं, मध्य प्रदेश वो बस वहीं जाती हैं, वो वहां जाती है राजनीति करने। यहाँ पर उनका उन्हीं की सरकार है, यहाँ पर आती कुछ करती, उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, एक भी परिवार के पास नहीं गई। ये सिर्फ रणथंभौर घूम के चली जाती है। अब आई है करने के लिए सभा, किस लिए? क्योंकि चुनाव आ रहे। क्या आपको लगता है कि इस बार महिलाएं निर्णायक होंगी राजस्थान के चुनाव में, और क्यों? देखिए, जिस तरह से मोदी जी ने हम सभी महिलाओं पे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इसके बाद सभी महिलाएं बहुत जागरूक भी हो गई हैं, बहुत उत्साहित भी हैं, और सभी लोग भरपूर वोटिंग करेंगे। मैं जहां जा रही हूं, महिलाओं में जितना उत्साह है मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जी, कुछ सवाल ले लेते हैं, 2-3 सवाल ले लेते हैं। कोई हाथ खड़ा करे, उससे सवाल लेते हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की है, उसके जनता को जिस प्रकार का गुस्सा है, उससे राहत दिलाएगी या नहीं? तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने करी है, अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो क्या उससे राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति ना तो पहले करती थी, ना अब आगे करेगी। और देखिए, आप मोदी जी की योजनाएं भी हर व्यक्ति को मिली है। लेकिन आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी नहीं हुआ था जब हमारी पार्टी सत्ता में थी, और आगे भी नहीं होगा। सबको एक साथ लेके चलेंगे। मोदी जी खुद ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी, एक और सवाल, कोई हाथ जी, सवाल छोटा सवाल रखिएगा।
मैं मैडम से ये जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने ये कहा कि जो भी योजनाएं पिछली सरकार जो घोषणाएं कर रही है और वो घोषणाओं का आदेश जारी नहीं हो रहा है या आदेश जारी हो रहा है, उनको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो घोषणाएं हैं उनको आश्वस्त किया था प्रधानमंत्री जी ने कि सारे जो घोषणाएं हो रही है या आदेश जारी नहीं हो रहे, उनको आगे जब भी आपकी सरकार आएगी उसमें मोदी जी ने कहा था हम इसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो दी थी उसमें भी पार्टी का क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूंगी, मोदी जी ने, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मोदी जी ने कहा था कोई भी, किसी भी, जो भी इन्होंने स्कीम्स चलाई हैं जी, उन स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। उल्टा हमारी सरकार आकर इसको और अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से इन स्कीम्स को चलाएगी। जी, आखिरी सवाल कोई पूछना चाहे तो? जी जी दिया जी, मेरा सवाल आपसे है, लेकिन ये सभी नेताओं के ऊपर लागू होता है। क्या बार बार सीट बदलने से जनता की उम्मीदों को झटका देना नहीं है? सीट बदलना क्या जनता की उम्मीदों को झटका देना नहीं है? अच्छा सवाल है। जी, बिल्कुल। तालियां इस सवाल के लिए। जी जी, सीट तो पार्टी निर्णय लेती है किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, ये तो डिसीजन हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। कई बार तो नेता भी चाहते हैं कि सीट बदल जाए, उनको पता है कि उस एरिया में रोष है। हम कई विधायकों को ऐसा जानते हैं जो अपनी सीट बदलना चाहते हैं और अभी भी घूम रहे हैं टिकट बदलवाने के लिए। देखिए, मैं किसी और के लिए तो कमेंट नहीं कांग्रेस करूंगी। और बीजेपी में, दोनों में मैं किसी और के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगी जी। मैं अपने लिए कहूंगी, मैंने तो वहीं से चुनाव लड़ा है जहां से पार्टी ने निर्देश दिया जी। अच्छा, अब आखिरी दो सवाल है मेरे, उसके बाद मैं रैपिड फायर राउंड पे आऊंगा और मैं चाहूंगा कि रैपिड फायर राउंड पर जब हम आए तो वो जवाब भी आपके पब्लिक सुनेगी। लेकिन एक सवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को आप कैसे देखते हैं? हालांकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन वो यहां पर टाल ठोक कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि वो जहां जहां गए हैं वहां उन्होंने कांग्रेस का बंटाधारी करा है? पंजाब गए, कांग्रेस साफ हो गई। वो फिर पहुंचे, वो दिल्ली गए, दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई। गुजरात गए, ऐतिहासिक कांग्रेस की हार हो गई, अब यहां आ गए हैं। बिल्कुल, तो वही होगा जो आपने कहा, कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगी कांग्रेस। और असाउद्दीन ओवैसी को आप कैसे देखती हैं? वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर कई सीटों पे उनकी मजबूत दावेदारी है। मैं दूसरी पार्टीज पे कमेंट नहीं करूंगी, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि कई सीटों पे सबका ओवैसी के साथ अधिकार मुकाबला है। होगा? देखिए, ऐसा है, सबका अधिकार है, हर पार्टी का अधिकार है अपने कैंडिडेट्स को फील्ड करना और बिल्कुल उसमें तो जो वो करेंगे करें, मैं उनके लिए क्यों टिप्पणी करूं? आप सांसद हैं, इंडिया अलायंस पर आपका क्या कहना है? ये सारा जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी पता नहीं क्यों पकड़ी है, क्योंकि ये पक्के भी इसका कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये क्या करेंगे, इनको आपस में इनकी लड़ाइयां ऐसी होने वाली हैं। अभी भी इनकी आपस में लड़ाई चल रही है कि इनके पास कोई एजेंडा है क्या, इनका विजन क्या है, इनका एजेंडा है मोदी को हराना। मोदी को हराना, लेकिन देश के लिए क्या एजेंडा है? आपके पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तीसरे टर्म में गारंटी देता हूं कि भारत को इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, एटलीस्ट तीसरे नंबर पे लेके आऊंगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 60% भारत का नेतृत्व इंडिया कर रहा है, इंडिया अलायंस कर रहा है, मतलब इंडिया अलायंस। देखिए, वो प्रदेशों में अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं जिस वजह से कोई सरकार हो सकती है वहां। लेकिन जब हम लोग देश की बात करें, जब हम बात करते हैं लोकसभा की, उस समय जनरल इलेक्शन के समय सभी लोग, जनता देखती है कौन व्यक्ति, कौन सी पार्टी ऐसी मजबूत पार्टी है और कौन सा नेता ऐसा है जो देश का सही तरीके से नेतृत्व कर सकता है और एक विकसित राष्ट्र की ओर हमारे देश को ले जा सकता है। और सिर्फ मोदी जी हैं। जी जी, वो नरेंद्र मोदी जी आप कह रही हैं, लेकिन जोरदार तालियां। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का और मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा, आपको एक एक लाइन में इसका जवाब देना है। पहला सवाल है कि बीजेपी की ओर से सीएम पद का दावेदार कौन है, वसुंधरा राजे या फिर दिया कुमारी? मैं कहूंगी कि इसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा और अभी तो कमल का फूल ही, अभी कमल का फूल है। राजस्थान के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी? इन दोनों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। इनकी सरकार नहीं बन रही है तो ये तो दोनों सवाल ही आपने बिल्कुल पता नहीं क्या, सवाल ही गलत है। अच्छा, राहुल गांधी ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हैं या फिर असाउद्दीन ओवैसी ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हैं आपकी राय में? दोनों, मुझे तो नहीं लगता कि दोनों ही राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जिससे कि मैं ये कह सकूं कि इन दोनों में से एक भी राष्ट्रवादी है।
अच्छा चलिए एक अब अलग सवाल पूछ लेते हैं कि आप कोई खेल को फॉलो करती हैं, किसी स्पोर्ट्स को फॉलो करती हैं? थोड़ा बहुत करती हूँ, आजकल समय कहाँ मिलता है खेल को फॉलो तो करने वर्ल्ड कप देख पा रही हैं कि नहीं देख पा रही? इस बार बहुत कम, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था। इंडिया पाकिस्तान वो का भी मैच एंड देखा, में। वो भी एंड में। और वहां पर अभी भी एक विवाद हो गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लग गए, तो लोगों ने बोला कि जय श्री राम के नारे क्यों लगा दिए गए वहां पर? वो तो सेंटिमेंट है, अगर कोई नारा लगाना चाहे तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए यहाँ भी लग रहे हैं नारे। मुझे तो बहुत गर्व है, और इसमें मुझे लगता है बिल्कुल भी। क्रिकेट देखती हैं आप? कभी कभी। फिल्में भी देख लेती हैं कभी कभार? कभी कभी। तो कौन सा फेवरेट क्रिकेटर है, कौन सा फेवरेट एक्टर है? अभी मेरे फेवरेट्स कोई भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में तो कोई होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इतना क्लोजली फॉलो नहीं करती, पर मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारी पूरी टीम ने। कॉलेज के टाइम पे कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस रही हो? नहीं तो बताइए ना। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि बहुत सारे फेवरेट्स थे, फिर वो अनफेवरेट हो गए, और बिल्कुल अच्छा कौन से फेवरेट, ये तो अच्छी बात है, कुछ कौन से फेवरेट थे जो अनफेवरेट हो गए? आपको किसी की एक फिल्म अच्छी लगती है, फिर उसकी दूसरी फिल्म नहीं अच्छी लगती, तो ये चलता रहता है। ऐसा कोई, मैं आज याद भी नहीं है मुझे कि मेरे कौन से फेवरेट्स थे, पर बहुत सारे। लास्ट फिल्म कौन सी देखी, कुछ तो जवाब दीजिए। केरला, यस। कौन सी फिल्म देखी थी? केरला फाइल्स। यस, बहुत अच्छी थी, और इनके साथ ही देखी थी। अच्छा। महिला मोर्चा के साथ। देखिए इनकी मेमोरी कितनी अच्छी है, और मुझे बिल्कुल ही याद नहीं, अच्छा। बिकॉज आजकल पूरी तरह से राखी राठौर जी के साथ ही देखी थी आपने? ये अनुराधा जी के साथ। अनुराधा जी के साथ। अच्छा चलिए आखिरी सवाल है, एक डायमेंशन होता है, पता पब्लिक के बीच में राज परिवार है, राजघराना है, पता नहीं चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाते होंगे, क्या करते होंगे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहती हो, जिनके जो एक मिथ है या फिर सच्चाई है इसमें कुछ? ये मिथ तो बहुत साल पहले ही खत्म हो गया जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग जैसे सब लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं, ऐसा कुछ सोने चांदी में कोई नहीं खाता, आजकल कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और ये अच्छा भी नहीं लगता। दूसरा क्या है कि आज की जो जितने भी फैमिलीज हैं वो बहुत ऐसी चीजों में लगे हुए हैं, सब टूरिज्म से रिलेटेड हैं, सबने अपने अपने या तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, म्यूजियम्स चला रहे हैं, लोगों को समझाने में कठिन होता है, एम्प्लॉयमेंट बहुत दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग, मैं आपको कहना चाहूंगी, जितने भी हैं जो अर्स्टवाइल राजघराने हैं, वो सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि बहुत लोगों को रोजगार दे रहे हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी तरह के म्यूजियम हो, चाहे वो स्कूल्स हो, ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो वो तो वैसे ही जनता की सेवा कर रहे हैं। और देखिए आजकल सब लोग, नई जनरेशन भी ये सब चीजों में नहीं मानती। हम सबको एक डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है, तभी हमको रिस्पेक्ट मिलती है। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पे आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और बेस्ट विशेस आपके इलेक्शन के लिए। तो ये थी दिया कुमारी, जिनके साथ हमने एक संवाद किया, उन्हें जानने और समझने की कोशिश करी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जयपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां एक बड़ी तादाद में आए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस में राजस्थान में गुटबाजी है, लेकिन आरोप ये लगता है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है। ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती है, वो यही करेंगे, उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय आरोप लगाने। आप सांसद हैं, इंडिया अलायंस पर आप क्या क्या कहते हैं? ये सारा जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी पता नहीं क्यों पकड़ी है, क्योंकि ये पक के भी इसका कुछ नहीं होगा।